हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में। सब बढ़िया चल रहा है एकदम, चकाचक टाइप है। चलो सही है, बढ़िया चलना भी चाहिए, है ना। तो कल की डेट में हम लोगों ने क्या ख़त्म कर दिया था भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ख़त्म कर दिया था। क्या ख़त्म कर दिया था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने कल की डेट में समाप्त कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो आज उसके आगे की बात करेंगे, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने जो अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, मोशन के बारे में, ठीक है, जो दूसरा नियम दिया था उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ जाननी है, जिसे कहा जाता है मोमेंटम। क्या कहा जाता है? मोमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा लोग? मोमेंटम कहा जाता है। तो जो ये मोमेंटम नाम की चीज़ है, जब हम इसको अच्छे से समझेंगे तो ही हमें समझ में आएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें तभी समझ में आया, ठीक है। तो समझो ज़रा, मोमेंटम कहता क्या है? मोमेंटम क्या कहता है? रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी एंड अप्लाइड फोर्स। ठीक, समझ में आया कुछ? मतलब ऑब्जेक्ट का जो मास है, ऑब्जेक्ट का जो वजन है, उसकी वेलोसिटी, है ना। और उस ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, और उस पर लगा हुआ फोर्स, उस पर लगा हुआ फोर्स, इन तीनों के चीज़ के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ठीक, क्लियर है? तो when an unbalanced external force is applied on an object, जब भी कोई अनबैलेंस्ड, तो याद करो पहला लेक्चर अनबैलेंस्ड फोर्स बताया था। जब भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करी जाती है, द ऑब्जेक्ट अंडर गोज एन एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। मतलब कि चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या आता है? मतलब उसकी स्पीड में क्या आता है? चेंजेस आता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। अब जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स। अब वो डिपेंड किस पे करता है? जितनी फोर्स हमने लगाई होगी, एग्जैक्टली exactly, है ना। कि जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, मतलब जो भी एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, बढ़ा घटा जो भी हुआ, तो वो डिपेंड करता है जितनी हमने फोर्स लगाई होगी, एज वेल एज ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और साथ साथ किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो कोई बहुत भारी चीज़ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा हमने फोर्स लगाया लेकिन कम ही पता चलेगा। कोई हल्की चीज़ है, उस पर ज़रा सा फोर्स लगाया, ज़्यादा हो गया, है ना। ठीक, तो ये चीज़ है ना, ये बात, ठीक। हम्म। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। समझते हैं जरा। जैसे a cricket ball and a tennis ball are moving with the same velocity v। बोला जा रहा है कि एक क्रिकेट की बॉल है, एक टेनिस की बॉल है। क्रिकेट जानते हो ना? टेनिस जानते हो, वो जो बैडमिंटन जैसा रैकेट, टेनिस रैकेट, ठीक है ना। सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसे कहते हैं v। तो वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल दैन टू स्टॉप द टेनिस बॉल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्रिकेट की बॉल होती है उसका जो मास होता है, उसका जो वजन होता है वो भारी होता है एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। टेनिस बॉल जो होती है वो उसके कंपेरिजन में हल्की होती है। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज मोर देन दैट ऑफ टेनिस बॉल। दिस क्लियरली शोज दैट, इससे ये पता चलता है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब चल रहे ऑब्जेक्ट को, मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो हमेशा डिपेंड किस पे करता है? मास ऑफ द बॉडी पे करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी पे। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ वी सपोज वी हैव टू स्टॉप टू क्रिकेट बॉल। अब मान लो दो क्रिकेट बॉल करनी है, एक ए और एक बी, मूविंग विद अ वेलोसिटी v1 एंड v2। अब दो, एक क्रिकेट बॉल ए है, एक क्रिकेट बॉल बी है, ठीक है। ये मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से, ये मूव कर रही है v2 वेलोसिटी से, और जो v1 वेलोसिटी है वो ज़्यादा है v2 से। देन वी हैव टू एग्जर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑन ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर फोर्स जो लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक। फोर्स जो लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू इस पे, ठीक। क्योंकि भैया वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है ना,
बहुत तेज़ी के साथ आ रही होगी, तो ज़्यादा तेज़ी से साथ आ रही होगी तो रोकने के लिए भी हमें तेज़ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। सिमिलरली अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन, ठीक है। अब जैसे कि कोई ट्रक है रुका हुआ है तो कोई चीज़ नहीं है ना, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड्स एंड लो, अब मान लो कोई ट्रक है बहुत धीमे चल रहा, मतलब मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है, मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ, वो भी किसी, अगर उसके रास्ते में कोई इंसान आ जाए उसको भी मार सकता है, उसको भी क्या कर सकता है, मार सकता है। A small mass such as a bullet may kill a person when fired from a gun। अब इससे क्या पता चलता है, एक बहुत ही कम मास, बहुत हल्का सा वजन है बुलेट का, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ आ रही है तो एक इंसान को भी मार सकती है, समझ गए ना। मतलब अगर मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भी इंसान मर सकता है, और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो भी इंसान मर सकता है, मतलब इंसान को मारने की बात चल रही है ना। मतलब सिंपल बात यह है कि अगर मास ज़्यादा है, ठीक है, तो भैया रोकने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसे रोकने के लिए भी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। पहले से हमें क्या पता चला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें ये पता चली वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को रोकने के लिए भी हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक। तो इफ़ वी सम अप बोथ द अबव स्टेटमेंट, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को सम अप कर दें, मतलब एक साथ लिखते हैं, वी कम टू अ कंक्लूजन, तब हम एक कंक्लूजन पे आते हैं जो कहता है दैट द इम्पैक्ट ऑफ मोशन डिपेंड अपॉन बोथ मास एज वेल एज द वेलोसिटी। मतलब कि जो भी मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, साथ साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चा लोग, मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक, और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो दिस इम्पैक्ट इज डिफाइंड बाय अ न्यू टर्म कॉल्ड मोमेंटम। इसी नए टर्म को क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम बनता क्या है, मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज द मेजर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। तो किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, किसी मूविंग बॉडी के ऊपर जो फोर्स का इम्पैक्ट पड़ता है, जो फोर्स की ताकत पड़ती है, उसको जो कैलकुलेट होता है वो होता है हमारा क्या, मोमेंटम। क्या होता है हमारा, मोमेंटम, ठीक। बॉडी जिसका मास m हो, वेलोसिटी v हो, ठीक। तो द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल पी से, ये होता है मोमेंटम, ठीक। क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक। मतलब कि मोमेंटम क्या है कि बॉडी का जितना मास होगा, बॉडी की जितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो चीज़ क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा लोग, मोमेंटम कहलाता है, समझ गए। मतलब कि द फोर्स या द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, जो कि मोमेंटम है, कि भैया कोई बॉडी है जिसका कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है, उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए जो फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है, मोमेंटम। अब जैसे कोई बॉडी आ रही बहुत तेज़ी के साथ, हमने उसको रोक दिया तो वो हमारा मोमेंटम था। क्या था बच्चा, मोमेंटम था। कोई बॉडी जा रही है, हमने उसके ऊपर और तेज़ी के साथ धक्का लगा दिया तो ये क्या था, मोमेंटम था। क्या था बच्चा लोग, मोमेंटम, ठीक। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि भैया इसमें डायरेक्शन की बात होती है। अब आ रही है सामने से, हमने रोक दिया, हमने उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इधर से बॉल आ रही, इधर मार दी, क्या लगाया, डायरेक्शन में लगाया, विल बी द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और उतनी होती है जितना वेलोसिटी का होता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इसकी होगी। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, पी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो पी बराबर एम वी फॉर्मूला होता है, जहाँ पर एम क्या है, मास है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, वी क्या है, वेलोसिटी है, और एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है बच्चा लोग, केजी मीटर पर सेकंड। क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, या फिर केजी मीटर पर सेकंड, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम। फोर्स मोमेंटम को बदल सकता है, जो भी बताया मैंने कि इधर धक्का आ रहा है, जैसे दे दिया, ऐसे कर दिया, ये मोमेंटम बदल सकता है। द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स,
कैन कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे हम किसी भी बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी वो वेलोसिटी को बदल सकता है। मतलब कोई आ रही थी बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है, हमने हल्का इधर फोर्स लगा दिया और तेज़ी के साथ धक्का दे दिया उसको, तो उधर चला गया ना, ठीक है ना, उधर मूवमेंट हो गया। तो देयर फोर दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये फोर्स क्या कर सकता है, मोमेंटम को बदल सकता है। किसको बदल सकता है बच्चा लोग, मोमेंटम को बदल सकता है। चेंज इन द मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड। अब मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे कि द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जब चेंज होता है, इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि तुमने कितनी अनबैलेंस फोर्स लगाई, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम। और साथ साथ ये बात भी मैटर करती है भैया, कौन से टाइम पे लगाई, ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड, कौन से टाइम पे फोर्स तुमने अप्लाई करी है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, क्लियर हो गया है? तो मान लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज अ पर्सन गिव्स अ पुश टू अ कार। मान लो एक पर्सन जो है किसी कार को धक्का दे रहा है विद अ डेड बैटरी, उसके अंदर बैटरी डेड है। द कार नीड्स अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड टू स्टार्ट इट इंजन। अब कार को लगभग 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए इंजन को शुरू करने के लिए, ठीक। सो द पुश ऑफ द पर्सन इज नॉट सफिशियंट टू गिव दिस स्पीड टू अ कार। अब जो भी वो इंसान है वो जितना धक्का दे पा रहा है उसकी वजह से वो गाड़ी तो उसकी शुरू नहीं हो पा रही है। तो इफ़ टू और मोर पर्सन गिव अ सडन पुश अनबैलेंस फोर्स टू द कार। अब मान लो दो या दो से ज़्यादा लोग अचानक से एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं कार के ऊपर, इट हार्डली स्टार्ट। तभी वो मतलब बहुत मुश्किल से स्टार्ट होती है। बट अ कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम, लेकिन लगातार कुछ देर तक, बट अ कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम, कुछ देर तक लगातार, रिजल्ट्स इन अ ग्रेजुअल एक्सेलरेशन। अब क्या होगा, अब कुछ देर तक लगातार अगर फोर्स लगता रहेगा तो गाड़ी की स्पीड में मतलब एक्सेलरेशन में क्या आएगी, बढ़ोतरी होगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा ऑफ द कार टू अचीव दिस स्पीड, तो उसे ऐसी स्पीड मिल जाएगी। दिस शोज दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉट ओनली डिटरमाइन द फोर्स। इससे ये नहीं पता चला भैया कि सिर्फ फोर्स अप्लाई करने से काम करता है, बट ऑल्सो द ड्यूरेशन। बट वो जो समय है कि कितनी देर तक अप्लाई करना है वो भी मैटर करता है। दैट इज टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स वॉज गिवन, और जिस ड्यूरेशन तक वो फोर्स दिया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो फोर्स ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम, जो कि टाइम पे भी डिपेंड करता है, रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज, और जहाँ पे मोमेंटम भी बदलता है। मतलब कि सिंपल बात यह है कि कितने ड्यूरेशन के लिए तुम फोर्स लगाओगे, ठीक है, उसके बेसिस पे मोमेंटम बदलेगा। ठीक, क्लियर, बढ़े आगे, ठीक है। तो आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या आता है बच्चा लोग, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसकी बात करेंगे हम लोग, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अभी तक जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे बस वही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, समझो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या कहता था ये, मतलब क्या कहते थे, मैंने बताया लॉ क्या कहता है और आइजैक न्यूटन साहब क्या कहते थे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied unbalanced force and takes place in the same direction as the applied force। बोला ये क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो बदलाव आता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स के। कौन सी फोर्स के, अनबैलेंस फोर्स के, एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स पहले से चल रही थी, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, हमने इसके ऊपर अचानक से क्या किया, एक और झटके में फोर्स लगाया। अब इस फोर्स को लगाने की वजह से क्या हुआ, इसके मोमेंटम में क्या आ गया, चेंज आ गया। क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इसी चीज़ को सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अब हमने जितनी फोर्स लगाई होगी उसके हिसाब से इसके मोमेंटम में चेंज आया होगा, ठीक है ना। और साथ साथ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई होगी उसी तरफ उसका मूवमेंट हुआ होगा। इसी चीज़ को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब आप जितनी अनबैलेंस फोर्स लगाओगे किसी बॉडी के ऊपर और उस बॉडी का क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसी चीज़ को कहा जाता है बच्चा लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो मान लेते हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m, ठीक, किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके चल रहा है, ठीक, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी बच्चा लोग, इनिशियल वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा था। किससे चल रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक, a, और फिर पहुंच गया कुछ फाइनल वेलोसिटी पर। कहाँ पहुंच गया, फाइनल वेलोसिटी v पर पहुंच गया, टाइम t में, t समय लगा होगा। तो पहले जो मोमेंटम रहा होगा, इनिशियल मोमेंटम, पहले का मोमेंटम मतलब कि p1 कितना आएगा, mu आएगा इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम मतलब p2 कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, चेंज इन मोमेंटम, तो p2 माइनस p1 करो, मतलब कि mv माइनस mv, m कैप कॉमन हो गया, v माइनस u हो गया, ठीक। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मतलब टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो m v माइनस u अपॉन t हो गया, ठीक। अब चेंज इन द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब बोला ये जाता है कि भैया फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी मोमेंटम में चेंज आता है, यही बात तो बोली गई है, ठीक है। तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दिया भैया। अब ज़रा देखो ये जो v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, एक्सेलरेशन का होता था a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता था ना, तो बस रख दो इसको। तो f यहाँ से ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा आएगा k होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, m और इसकी जगह पर a रख दो, ठीक। तो f बराबर k की जगह पे 1 पुट कर दो तो f बराबर क्या आ जाता है, ma आ जाता है। क्या हो जाता है, ma आ जाता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है किसी भी बॉडी के, ठीक। ये बनता है हमारा मेन फॉर्मूला। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये था। क्या है डेफिनेशन समझो। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इक्वेशन, जो ऊपर की इक्वेशन बनाई है, मतलब कि F इज इक्वल टू एम ए जो हमने बनाया, ठीक, F इज इक्वल टू जो हमने MA बनाया, ठीक, वो क्या कहता है, वी कैन से दैट द फोर्स इज एन एफर्ट, हम कह सकते हैं कि फोर्स एक एफर्ट है दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, जो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी ऑफ मास, किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी की स्पीड में चेंज ले आता है, ठीक है। वो चीज़ क्या होती है, फोर्स होती है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जो कि क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है, मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक। तो यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट जो होती है, ठीक, वो होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन के नाम पे है तो या फिर न्यूटन हो जाती है, ठीक है ना। न्यूटन मतलब कि कैपिटल है, ये होता है। मतलब कि क्या बात है भैया, कि 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास। तो मतलब कि अगर हम 1 न्यूटन फोर्स की बात करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी के अंदर जिसका मास 1 kg हो, मतलब वजन 1 किलो हो, उसके ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, 1 kg मीटर पर सेकेंड या फिर 1 न्यूटन कहलाती है, ठीक है ना। अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक, समझो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। फील्डर जब कोई क्रिकेट मैच में बॉल पकड़ता है, अब समझो, बॉल आई, बॉल को क्रिकेटर ने पकड़ा, अब पकड़ते ही हाथ को हल्का सा पीछे किया। अब पीछे करने के पीछे का रीज़न क्या था, पीछे करने के पीछे का क्या रीज़न था, इस बात को समझो। अब जो बॉल आ रही थी, बॉल इधर से आ रही थी, बॉल आ रही थी बहुत स्पीड से, हमें क्या करना है, बॉल को रोकना है। अगर हम हाथ यहीं पे लगाए रहे,
तो हमारे हाथ में चोट लगेगी, साथ साथ बॉल यहाँ पे टिकेगी नहीं, बॉल निकल भी जाएगी, होगा ऐसा। अब समझो हमने क्या किया, जब जैसे पकड़ा कैच, हमने अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे किया, हमने अपने हाथ को क्या किया, थोड़ा सा पीछे किया। हमने क्या किया, हमने उसके मोमेंटम को घटाना शुरू किया, हमने उसके मोमेंटम को क्या किया, घटाना शुरू किया। मतलब कि हमने एक फोर्स अप्लाई करी बॉल के ऊपर, एक फोर्स अप्लाई करी और उसी डायरेक्शन में करी जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी। पर क्या किया, हमने अपोजिट फोर्स लगाया। मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बट हमने क्या किया, फोर्स कम लगाया। थोड़ा सा हमने क्या किया, पहली बात तो बॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाया, उसके बाद उस फोर्स को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, थोड़ा डाउन करते गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे करके मोमेंटम जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और जिससे कि फील्डर को भी इंजरी नहीं होगी, फील्डर को भी क्या नहीं होगी, इंजरी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम अचानक से ऐसे करके रोक देते तो उतना मोमेंटम उधर का था इधर का था, आपस में रिएक्शन हो जाती, टूट जाता है हाथ। ठीक है, तो समझो जरा क्या लिखा है, When a fielder in a cricket match takes a catch, जब भी क्रिकेट मैच में कोई फील्डर पकड़ता है कैच, he moves his arm backs, वो अपने हाथों को पीछे लाता है। This is because if he tries to stop the fast moving ball suddenly, अगर मान लो वो बहुत तेज गति से आ रही बॉल को अचानक से रोकने की कोशिश करता है, then the speed decreases to zero in a very short time, तब अचानक से क्या होगा, स्पीड घट जाएगी, जीरो हो जाएगी। Thus the rate of change of momentum of the ball will be large, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कंसिक्वेंटली द इम्पैक्ट ऑफ द फास्ट मूविंग बॉल वुड ऑल्सो बी वेरी है। तो क्या होगा, जो बहुत तेज़ी के साथ बॉल आ रही है उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा हाथों के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉल, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें फोर्स चाहिए होता है बॉल को रोकने के लिए, एंड द फील्डर मे गेट इंजर्ड, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फील्डर को इंजरी भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, इफ द फील्डर स्टॉप्स द बॉल ग्रेजुअली बाय मूविंग हिज आर्म्स बैक, अगर मान लो एक फील्डर बॉल को रोके और धीरे धीरे करके हाथों को पीछे लेकर के आए, देन द वेलोसिटी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, तब वेलोसिटी क्या होगी, हल्की हल्की घटेगी, इन अ लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, समय ज़्यादा लगेगा, एंड हेंस द चेंज इन मोमेंटम वुड बी वेरी लो, और जो मोमेंटम के अंदर चेंज होगा वो भी कम होगा। एज अ रिजल्ट द फोर्स exerted by ball on the hand decreases and the fielder does not get injured, तो क्या होगा, जो भी फोर्स बॉल लगाएगी हमारे हाथों के ऊपर वो कम लगाएगी और हमारे हाथ इंजर्ड नहीं होंगे, मतलब उस फील्डर के हाथ इंजर्ड नहीं होंगे। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो थोड़ा सा आ गया हमारे हाथ। ठीक, अगला, इन अ हाई जंप कंपटीशन, हाई जंप कंपटीशन में द एथलीट्स फॉल आइदर ऑन अ कुशन्ड बेड और ऑन अ सैंड बेड। बोला जा रहा है जब हाई जंप ली जाती है, मतलब बंदा जब दौड़ के आता है, दौड़ने के बाद उछल के दूसरी तरफ जब गिरता है तो वो हमेशा किस तरफ गिरता है, या तो कुशन का बेड टाइप मतलब गद्दा वद्दा होता है, या तो सैंड मतलब बालू होती है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, ये इसलिए किया जाता है ताकि एथलीट जब गिरेगा, मतलब जब फॉल करेगा, रुकेगा जा करके जंप ले करके, तो उसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए होता है। अगर कोई सख्त चीज़ होगी तो तुरंत ही रुकेगा, मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो चोट लग जाएगी, लेकिन गद्दा है या बालू है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम हो जाएगा और फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, दिस वन, दिस दिस, नेक्स्ट, हो गया। ठीक, हो गया बच्चा लोग, दो लॉ खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, फिर उसके बाद तीसरा लॉ है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो ठीक है, बढ़िया से पढ़ते हुए चलो अच्छे से। ठीक है, कमेंट सेक्शन में राधे राधे डाल देना, है ना, बढ़िया से पढ़ना, और मेरी तरफ से भी राधे राधे।